नमस्कार दर्शकों। यूं तो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट हो या राज्यसभा हो, बड़े बड़े टाल क्लेम करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद स्थितियां बहुत सारी बदल चुकी हैं। कश्मीर हो, जम्मू हो, दोनों ही यूटी जो है उनमें विकास हुआ है और आतंकवाद का समापन हुआ है। आतंकवाद समाप्ति की ओर है। ये दावे हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हैं, लेकिन सदाकत यह है कि सिलेक्टिव किलिंग बदस्तूर जारी है। और खासतौर पर कल की बात करें, प्रवासी मजदूर 2 उत्तर प्रदेश के थे, उनकी सिलेक्टिव किलिंग की गई है। सुरेंद्र अंबरदार जी, फॉर्मर एमएलसी, बीजेपी के बड़े नेता और कश्मीर को लेकर के बड़े ही स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, ये हमारे साथ आज मौजूद है। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपके दावों की हवा निकल गई है। जो पार्लियामेंट के अंदर दावे किए जाते रहे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार द्वारा कि हालात सामान्य होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलो, सिलेक्टिव किलिंग बदस्तूर जारी है और प्रवासी मजदूरों की सिलेक्टिव किलिंग हो गई, वो भी उत्तर प्रदेश के ये मजदूर थे। विनोद जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और दुखद घटनाक्रम है कि कल भी एक कश्मीरी पंडित समाज के एक बंदे को वहां मरमम उसकी हत्या की गई और आज सवेरे सवेरे, आज रात के में ही जो मनीष और राम सागर उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो लेबर्स थे, उनकी भी ग्रेनेड फेंक कर उनकी हत्या कर दी गई। जी। एक तो विनोद जी, जो आपने प्रश्न किया है, इसको और गंभीरता से समझने के लिए हमको ये समझना है कि एक्चुअली आईएसआई और आईएसपीआर ने कितने डीपन किए थे अपने रूट्स कश्मीर में। जी। और ये आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल एलजी साहब ने 36 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया है और उसके बाद कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को भी बर्खास्त किया है। जी। ये देखना है कि ये 30 साल में आईएसपीआर के मॉड्यूल पर, आईएसआई के इशारे पर कश्मीर में किस किस इदारे में उनके मोल्स बैठे थे और अब भी बैठे हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है कि वो सब समाप्त हो गया। और अब जब धारा 370 के कंट्रोवर्शियल क्लासेस के एब्रोगेट इरेज होने की बात है, या 35A को एब्रोगेट करने की बात की चर्चा पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझना है कि ये जो धारा 370 के आड़ में ही ये सब पल रहा था वहां। अब एनआईए, ईडी या आईटी को मैंडेट है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऑनरेबल एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने और गृह मंत्रालय ने जो पहले ब्रैकेट्स उन्होंने क्लोज किए थे, वो ब्रैकेट्स खोल दिए। जी। हम लोग डीपन जाएंगे। जो जो भी कहीं हार्बरिंग में, जो कहीं मैनिटरिंग में, जो कहीं कोरियरिंग में इन्वॉल्व था, तो उन सब का कहीं ना कहीं प्रॉपरली जो लेजिटिमेट वे है, लीगल वे है, और उन शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन अंबरदार जी, दावों की तो हवा निकली है ना। सुरेंद्र जी, आपके दावों की तो पोल खुल गई ना। आप मुझे जी तो सुरेंद्र मैंने जी, सुना, मेरी आवाज। है ना, मैंने जी सुना नहीं, मेरी। बीच में कोई ये जी। हो गया था। हाँ, जी। जी, मैं डिस्कनेक्ट हो आपसे गया। ये जानना चाहता हूं कि आप इसका ठीकरा आईएसआई पर मत फेंकिए, मत फोड़िए उसका ठीकरा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। देखिए विनोद जी, आप बात आपकी सही है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से
हट नहीं रहे हैं। बेसिकली हम कश्मीर को बहुत सुपरफिशियली देखते थे, हम सुपरफिशियली इसको ट्रीटमेंट भी करते थे। अब जब जो अभी नया आयाम है कश्मीर को ट्रीट करने के लिए, कुछ रेजिडुअल टेररिज्म तो है जिंदा अभी, और उनके कनेक्ट्स भी इंटैक्ट हैं, तो वो भी सॉफ्ट टारगेट्स देखते हैं। और उसमें सबसे दुर्भाग्य बात यह है, एक तो कश्मीरी हिंदू जो वहाँ कश्मीर से नहीं निकला था, जो ये एम्प्लॉयज वहां गए थे, और जो बाहर से आया हुआ कोई मजदूर, तो उनको सॉफ्ट टारगेट्स मानकर रात के अंधेरे में वो बहुत ही सिलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं। ये एक नया चैलेंज है हमारे लिए। जी पर आपको जी ये विनोद जी, एक 1920 के आसपास, 1920 से 30 तक अमेरिका में एक डीप डिप्रेशन गैंग का एक उदय हुआ था, और उसमें एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था, उसको विल्सन नेल्सन, विलियम नेल्सन के नाम से, बेबी फेस के जी नाम से सारी में वो परिचित था। जी तो उसकी जो स्ट्रेटजी थी ऑपरेशंस करनी, बैंक रॉबरी करनी, आज ये जी जो टीआरएफ है या जो कश्मीर स्ट्रगल ग्रुप है, इनकी जी स्ट्रेटजी भी एक माफियस्ट टाइप की स्ट्रेटजी है। और जी कहीं इंफॉर्मेशन न मिलने के कारण ये बच पाते हैं और ये ऑपरेशन कर पाते हैं। और मैं जी मानता हूं कि आने वाले दिनों में और सक्रियता से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने इंफॉर्मेशन ग्रिड को और स्ट्रेंथ करने की जरूरत। यानी आप फिर नहीं मानेंगे अपनी सिक्योरिटी लैप्सेस की बात को, आप फिर नहीं मानेंगे? नहीं, मैं तो मतलब मैं तो ये मान रहा हूं ना कि देखिए, जी ये 30 साल का जंग जो चल रहा है, इट इज ए फुल फ्लेज्ड वॉर, इट इज ए फुल फ्लेज्ड प्रॉक्सी वॉर। इस फुल फ्लेज्ड प्रॉक्सी वॉर में कुछ एरिया रह सकते हैं, वो तो हम मानते हैं, पर ये दर्शाना कि ये कहीं 1990 की स्थिति है। अब देख लीजिए ना, आज गवर्नमेंट इज इन फोर्स, गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। आप विजय कुमार जी का मॉर्निंग का स्टेटमेंट भी देख लीजिए, जो एडीजीपी कश्मीर हैं, जी जो जिन लोगों ने आज रात को ये जो वारदात की है, ये जो गरीब मनीष को और राम सागर जी को मारा है, तो जी इमिजिएटली वो ट्रैप हो गए हैं। इस प्रकार का पहला 90s में तो लॉलेसनेस था, अभी तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इंटैक्ट है। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से एक परसेप्शन बनाना, मैं समझता हूँ जी। ये ठीक नहीं है। कमियां रही हैं जरूर, पर ये परसेप्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं है। जब इस तरह की आप स्टेटमेंट देते हो, आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये कह देते हैं कि देखिए भाई साहब, 25 लाख नए वोट बनाएंगे। आपकी डिप्टी कमिश्नर ये कहती है कि 1 साल जो रह गया है, जिससे जो 1 साल जम्मू में है, जिले में है, वो अपना वोट बना सकता है। ये स्टेटमेंट इंस्टिगेट करती है। तभी तो वो कहते हैं कि दुबे जी चौबे जी आकर के यहाँ पे एमएलए भी बनेंगे, वोट भी कास्ट करेंगे। आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्यों नहीं असेस करते उनको? नहीं विनोद जी, क्या है कि जो आप ये 25 लाख की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये इलेक्शन अथॉरिटीज का स्टेटमेंट है। पर हम ये कह सकते हैं, जो कानून है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950 और 51 का, उसके अंतर्गत आप या मैं अगर अपना वोट यहाँ से निकालकर कर्नाटका में आप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, और वैसे ही कर्नाटका भी कोई वोटर यहाँ जम्मू कश्मीर में अपना वोट बना सकता है। ये नियम है। अब कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे वो तो हमको नहीं मालूम, पर यह है कि एज पर लॉ ऐसा संभव है। अंबरदास जी, लॉ के मुताबिक जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950-51 वाला, उसके मुताबिक कोई भी कर सकता है दूसरी जगह से अपना नाम कटवा करके। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? आपके ढिंढोरे भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ आपको पूछना चाहिए जो डंडोरा पीटते हैं या डंडोरा जी पिटवाते हैं। पर हमारा कहना है कि जो नियम है वो जम्मू कश्मीर पे लागू है। पहले वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था। ये सक्सेस स्टोरी है। देखिए, सब कुछ पहले सिक्योरिटी इस तो नहीं। जी जी पहले इस जी नियम बोल। को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, अब ये लागू हो सकता है।
ये इसकी सक्सेसफुल स्टोरी है। बाकी मैं सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूँ या इलेक्शन अथॉरिटीज का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप सबका आप अधिकार बनता है उन सबसे। नहीं, आप पार्टी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारा वेलकम तो किया था कि स्टैंडर्ड 25 लाख वोटर का वेलकम किया था, और फिर बाद में आपको पैसिफाई भी करना पड़ा था। नहीं। अभी क्या है कि दो तीन चीजें मैं बताऊं, मुझे आंकड़े का मालूम नहीं है, पर मैं ये बता सकता हूं कि बड़े सारे लोगों ने बहुत दिनों से अपने वोट्स एनरोल नहीं किए थे, और जो 18 साल के उम्र के आयु के जो वोटर हैं, उन सब का भी वोट बड़े दिनों से नहीं बना था। इसलिए एक अच्छा वोट इस बार ऐड हो जाएगा, ये एक संभावना है। वो तो फिर इलेक्शन अथॉरिटीज और जो अभी इलेक्टोरल प्रोसेस में लगे हैं वो बता सकते हैं कितना वोट ऐड हो गया, कितना नहीं हो गया। पर जो नियम है, हम लोग इस नियम के जम्मू कश्मीर में लागू होने से, वो हमारी टेक है कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। जो देश के सभी कानून है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो सकते हैं, इसलिए ये कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता है। ये एक अच्छी बात है जिसकी हम प्रशंसा करें। अंबरदास जी, आपको पता है कि हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड है, प्रवासी मजदूरों पर। और अगर इसी तरह की किलिंग होती रही तो ये यहाँ से पलायन कर सकते हैं। पलायन करेंगे तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ेगा। तो इस पलायन को रोकना चाहिए। इस जो भय की स्थिति बनी हुई है, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आप किसका किसका प्लान की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जो प्रवासी मजदूर हैं, हम उन पर डिपेंड हो चुके हैं। हमारे खेतों में वो काम करते हैं, मिशन मैशन का काम वो करते हैं, बढ़ाई का काम करते हैं, सेंटर फिटिंग का, सारे काम आजकल वही कर रहे हैं, रेडी फड़ी वो लगा रहे हैं। अगर इन्होंने प्लान कर दिया तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इनमें जो भय पैदा हुआ है उसको कम करने की जरूरत है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी विनोद जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि जी। जो प्रवासी भारत के लोग यहाँ आकर काम करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की, जम्मू कश्मीर में जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें भागीदारी उनकी है। और जो अभी उनके ये जो कंटिन्यूटी में वो एक भाई के माहौल में रह रहे हैं, ये एक विषय है। और मैं समझता हूँ सरकार को गंभीरता से इस पर चिंतन भी करना चाहिए, पर साथ साथ में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, विशेष रूप से जो कश्मीर के लोग हैं, उनको भी सामने आकर, जिस प्रकार से कल एक प्रदर्शन में श्रीनगर के राजबाग में हुर्रियत ऑफिस के ऑफिस से उन्होंने हुर्रियत का बोर्ड हटा दिया है कश्मीर के जी जी आम जी, जनता ने। बिल्कुल मैंने देखा। इस प्रकार जी। से इस प्रकार से लोगों को सामने आकर आश्वासित करना चाहिए, जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो भी कश्मीरी पंडित वहाँ एम्प्लॉयज हैं, या जो प्रवासी भारत के लोग जो जम्मू कश्मीर में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये दायित्व तो सरकार का भी है और लोगों का भी है। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस पर हालांकि जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं, बहुत बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत सीरियसली इन चीजों को समझते हैं, और गंभीरता से शायद इन चीजों को लेने की आवश्यकता है। और मेरी अपील कश्मीर की जनता से भी है कि वो सामने आकर इस प्रकार के बाई को माहौल को कहीं ना कहीं एड्रेस करें। अमरदास जी, कश्मीरी जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम लगे हुए थे, या फिर रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम लगे हुए हैं, उनकी सैलरी भी आपने बंद की हुई है, यानी सरकार ने बंद की हुई है, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस को ऑप्ट करें, यानी जाएं, सॉफ्ट टारगेट बने। आपने इंटरवेन करना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, हमारे हमारे पार्टी में एक जो स्ट्रक्चर है, हम उस जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को मानते हुए जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, अपने अपने लेवल पे वो इन इश्यूज को लेकर सेंसिटाइज करते होंगे। पर यह है कि जो हमारा दायित्व है वो हम निर्वाह करने का पूरा प्रयास करते अंबरदार जी, आखिरी सवाल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इलेक्शन के बाद ही सिलेक्टिव किलिंग रुक सकती है। क्यों लिंगर ऑन किए जा रहे हैं इलेक्शन? क्या हैं। भाजपा को इलेक्शन डर? के इलेक्शन के इलेक्शन, बाद उन्होंने कहा कि सिलेक्टिव किलिंग तभी रुक सकती है जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, तो इलेक्शन होने चाहिए।
तो आप क्यों इसको नहीं, निगरान शायद करते हैं? शायद शायद ये इंटरप्रिटेशन होगी, जो शायद मेरे पास जो फीडबैक है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि जब तक न कोई किसी प्रकार का न्याय होगा तब तक सिलेक्टिव किलिंग्स होती रहेंगी। उसका इंडिकेशन यह है कि या तो कश्मीर उनके हवाले कर दिया जाए, या कश्मीर आजाद कर दिया जाए, या ऑटोनॉमी दी जाए, या 53 स्टेटस दे दिया जाए, या धारा 370 वापस लाया जाए। इस प्रकार का इंडिकेशन है। और हम उनको बताते हैं कि भारत सक्षम है, भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, भारत के लोग सक्षम है कि जम्मू कश्मीर के आम जनता को न्याय दिलाने के लिए। और जो उनका मानना है ये बड़ा एब्सर्ड सा व्यू है, ये एक नेगेटिव व्यू है, और इस नेगेटिव व्यू के कारण ही जो कश्मीर में अभी भी माहौल खराब है, पॉल्यूट हो रहा है, वो शायद इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के कारण। अमरदास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। आपका, धन्यवाद।